Hello everyone. Today we are going to study about the renal tumors or we can say kidney cancer या फिर kidney tumors. So diagram में देखिए आप लोग ट्यूमर जो है किडनी में फॉर्म हुआ है. So let's study about the renal tumors or kidney cancer. Okay. So introduction part. Kidney tumors or tumors also known as renal tumors are tumors or growth on in the kidneys. These growth can be benign or malignant. So जो किडनी ट्यूमर्स होते हैं ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हैं जो कि बेनाइन या मैलिग्नेंट होते हैं. बेनाइन जो होता है एक पर्टिकुलर एक एरिया में रहता है, बट जो मैलिग्नेंट होता है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या हो सकता है, ये मेटास्टासाइज हो सकता है. सो दे मे बी प्रेजेंट इन पेशेंट्स एज एन एब्डोमिनल मास, हेमेचूरिया, एब्डोमिनल पेन और मैनिफेस्ट फर्स्ट इन द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम दैट सीम्स रिलेटेड टू द किडनीज. ओके. सो आपका ये पेशेंट में एज अब्डोमिनल मास के रूप में दिखाई देगा. आपको पेशेंट को सिम्टम जो डेवलप होगा दैट इज़ हेमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, अब्डोमिनल पेन उसको हो सकता है, या फिर आपका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के रूप में आपका नियोप्लाज्म कैंसर के रूप में क्या हो सकता है वो डेवलप हो सकता है. RCC दैट मीन्स द रीनल सेल कार्सिनोमा इज़ मोस्टली सीन इन द पेशेंट विथ बर्ट हॉग ड्यूब सिंड्रोम. बर्ट हॉग ड्यूब जो सिंड्रोम है उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी. एक हेरिडिटरी कंडीशन है जो कि आपका नॉन कैंसरस दैट इज़ बिनाइन ट्यूमर डेवलप करता है अदर ऑर्गन्स में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स हो गया या स्किन हो गया वहाँ पर, है ना, विच आइडेंटिफाइड एज अ स्किन कंडीशन आफ्टर द स्किन लेशन. पीपल विद दी BHD का मतलब है बर्ट हॉग ड्यूब सिंड्रोम, ओके, मे हैव लंग सिस्ट और एक्सपीरियंसिंग कोलैप्स्ड लंग एंड मे डेवलप किडनी कैंसर. सो एक आपका हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और ये हेरिडिटरी है इसलिए में भी ये आपके लंग को, स्किन को अफेक्ट कर रहा है और समहाउ वो कभी कभी जा करके किडनी को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किडनी ट्यूमर्स या फिर किडनी कैंसर. सो सबसे फर्स्ट जो है बेटा दैट इज़ दी क्रोमोफोब है ना. सो क्रोमोफोब क्या है? क्रोमोफोब किडनी कैंसर इज़ लेस एग्रेसिव देन दी अदर फॉर्म ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा. RCC मीन्स रीनल सेल कार्सिनोमा एंड इज़ नॉट यूजुअली मेटास्टैटिक, है ना. सो क्रोमोफोब नाम के जो किडनी कैंसर होते हैं ये आपका अबाउट 23% ऑफ ऑल किडनी कैंसर जो है उसको कॉज करते हैं और ये मेटास्टेटाइज नहीं होते हैं. दैट मीन्स ये भी बिनाइन टाइप के ट्यूमर है. नाउ सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ दी पेपिलरी है. सो पेपिलरी क्या है? ऑल्दो पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन BHD सिंड्रोम, है ना. सो पेपिलरी रीनल पेपिला में जो डेवलप होगा दैट इज़ दी पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा और ये जो नॉर्मली जो है BHD सिंड्रोम वाले पेशेंट में हमको दिखाई देता है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया. इट इज़ नॉट कॉमन. पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा कैन बी एग्रेसिव एंड रिजल्ट्स इन मेटास्टासिस. सो क्रोमोफोब जो है वो आपका मेटास्टासिस नहीं होता है, बट जो पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा है वो मेटास्टेसाइज होता है. नाउ थर्ड जो टाइप है दैट इज़ द क्लियर सेल कार्सिनोमा. सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा. इट इज़ नॉट जनरली कंसिडर्ड कॉमन इन फैमिलीज विद दी BHD सिंड्रोम. सो उन फैमिलीज में जिनको हेरिडिटरी कंडीशन है आपका बर्ट हॉग ड्यूब सिंड्रोम का, है ना, जिसमें आपका मल्टीपल जो नॉन कैंसरस बिनाइन जो ट्यूमर्स है वो डेवलप होता है. सो ऐसे फैमिली पर्सनस में आपको जो क्लियर सेल कार्सिनोमा है वो आपको नहीं मिलता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या है, कैंसर है. सो क्रोमोफोब, पेपिलरी कार्सिनोमा और थर्ड जो है दैट इज़ द क्लियर सेल कार्सिनोमा. नाउ नेक्स्ट जो है टाइप दैट इज़ द ऑन्कोसाइटोमा. So the oncocytomas are considered to be benign kidney tumors. While benign, oncocytomas can damage the kidney as they may grow in places they might affect the kidney blood flow or kidney function. So oncocytomas जो है एक benign टाइप का किडनी ट्यूमर है ना, और ये exactly जो है किडनी को तो डैमेज करते हैं और exactly जो किडनी का ब्लड फ्लो है और उसका जो फंक्शन है उसको भी अफेक्ट करते हैं, है ना. सो दिस टाइप ऑफ ट्यूमर डज नॉट मेटास्टेसाइज. oncocytomas जो होते हैं वो मेटास्टेसाइज नहीं होते हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में. नाउ जो फिफ्थ टाइप है दैट इज़ द हाइब्रिड ट्यूमर, है ना. और हाइब्रिड ट्यूमर्स आर द मिक्सचर ऑफ द टू टाइप्स. दो टाइप का मिक्सचर को हम लोग हाइब्रिड ट्यूमर बोलते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में. सेवरल हाइब्रिड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन BHD रिलेटेड ट्यूमर्स इंक्लूडिंग ऑन्कोसाइटिक एंड क्रोमोफोब एंड क्लियर सेल एंड दी क्रोमोफोब. सो हाइब्रिड ट्यूमर में आपका दो वैरायटी ऑफ ट्यूमर जो क्लासिफिकेशन है, ये टाइप है, एक ही पर्सन के में हमको देखने के लिए मिलता है. सो जो कॉमन देखने
देखने के लिए मिला, दैट इज़ दी ऑन्कोसाइट और क्रोमोफोब टाइप का हमको मिला है हाइब्रिड ट्यूमर, या तो फिर क्लियर सेल या फिर क्रोमोफोब टाइप का हमको मिला है हाइब्रिड ट्यूमर्स. ओके, नाउ अदर ट्यूमर्स है सिक्स्थ टाइप, दैट इज़ दी अदर ट्यूमर्स. दे हैव ऑल्सो बीन रिपोर्ट्स ऑफ अदर टाइप ऑफ बिनाइन किडनी ट्यूमर्स इन दी BHD पेशेंट सच एस रीनल myolipomas which are typically associated with tuberous sclerosis complex. So आपका जो अदर ट्यूमर्स हैं एग्जैक्टली इनको हम लोग बिनाइन किडनी ट्यूमर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और एग्जैक्टली BHD पेशेंट्स में ये देखने के लिए मिला है. BHD मतलब दी बर्ट हॉग-ड्यूट सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में हमको देखने के लिए मिलता है. और जो मेन ट्यूमर देखने के लिए मिलता है दैट इज़ दी रीनल एंजियोमायोलाइपोमास. एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, मायो मतलब मसल्स, और लाइपोमा मतलब फैट टिश्यूज़ में. सो वहाँ पर क्या डेवलप होता है, आपका ट्यूमर जो है वो डेवलप होता है, और एग्जैक्टली ये एसोसिएटेड रहता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स के साथ. सो व्हाट इज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस? ये भी आपका बिनाइन टाइप का एक ट्यूमर है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बॉडी में क्या होता है, अराइज होता है. छोटे छोटे मस्से के रूप में पूरे चेहरे में या कहीं पर बॉडी में आपको छोटे छोटे मस्से के रूप में आपका तिल या मस्से के रूप में, एग्जैक्टली तिल तो नहीं पर आपका प्रोट्रूटेड मस्से के रूप में क्या होता है, हमको मोल के रूप में ये जो स्क्लेरोसिस ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है वो क्या होता है, हमको दिखाई देता है. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स. फर्स्ट इज द chromophobe, second is the papillary, third is the clear cell, fourth is the oncocytoma, fifth is the hybrid tumor, और last is the other tumors, है ना. Now next is the staging of the renal cell carcinoma, that is renal tumor. So stage 1 is an early stage. The tumor measures up to 2/3 inches and cancer cell are found only in the kidney. So 2/3 इंच का रहता है इसमें, और एग्जैक्टली किडनी में ही कन्फाइंड रहता है. स्टेज 2 है, ये अर्ली स्टेज है ना, और ट्यूमर जो मेशर करता है 2/3 इंचेस से ज़्यादा बढ़ गया रहता है, और ये भी आपकी किडनी में ही रहता है. नाउ स्टेज 3 में क्या होता है, इज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर जो फीचर्स मैं पढ़ने जा रही हूँ उसमें से कुछ एक जो है वो मिलेगा आपको. सो द ट्यूमर डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द किडनी. ट्यूमर नहीं बढ़ेगा किडनी से बियॉन्ड, आगे नहीं जाएगा, बट कैंसर सेल हैव स्प्रेड थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम. बट लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा. है नाउ नेक्स्ट, ट्यूमर हैज़ इन्वेड द एड्रेनल ग्लैंड. या तो फिर वो एड्रेनल ग्लैंड को इन्वेड कर सकता है. नाउ द कैंसर सेल हैव स्प्रेड फ्रॉम द किडनी टू द नियर बाय लार्ज ब्लड वेसल्स. और किडनी के ही लार्ज ब्लड वेसल्स में क्या हो सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है. सो एग्जैक्टली जो है आपका किडनी से बाहर दूसरे ऑर्गन में तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, बट किडनी का जो सराउंडिंग लिम्फेटिक में जा सकता है, या तो फिर एड्रेनल ग्लैंड में जा सकता है, या तो फिर नियर बाय जो ब्लड वेसल्स हैं किडनी के नियर बाय उसमें वो क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है. सो दिस इज द थर्ड स्टेज. नाउ इन द फोर्थ स्टेज इज वन ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से भी कोई एक प्रेजेंट रहेगा. द ट्यूमर एक्सटेंड बियॉन्ड द फाइब्रस टिश्यू दैट सराउंड्स द किडनी. सो आउटर जो कैप्सूल होता है किडनी का, तो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, तो उसके बाहर निकल जाएगा. या फिर कैंसर सेल आर फाउंड इन मोर देन वन नियर बाय लिम्फ नोड्स. एक से ज़्यादा लिम्फ नोड्स में आपको मिलेगा, और स्प्रेड टू अदर प्लेसेस इन द बॉडी सच एज दी लंग. या तो फिर आपके फोर्थ स्टेज में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, जैसे कि लंग्स में जा सकता है. सो दीज आर दी स्टेजिंग ऑफ द रीनल ट्यूमर. नाउ द etiological factors आर देयर. सो etiological जो फैक्टर है दैट इज़ दी बॉडी वेट एंड दी हाइट. वो डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी वेट और हाइट के ऊपर. ये एक रिसर्च बेस्ड स्टडी के बेसिस पे है आपका क्लासिफिकेशन जो ईटियोलॉजी दैट इज़ बॉडी वेट एंड हाइट. सो ऐसा देखा गया है ज़्यादा कि जिन पेशेंट्स का बॉडी का वेट जो होता है, या जो लोग ओबेज होते हैं, या हाइट जिनकी ज़्यादा होती है, मतलब बॉडी वेट ज़्यादा होता है, सो उन पेशेंट्स में आपका किडनी कैंसर ज़्यादा देखा गया है ना. सो नाउ नेक्स्ट इज़ द स्मोकिंग. स्मोकिंग तो सारी जगह का कैंसर कॉज करता है. नाउ किडनी डिसीजेस के कारण हो सकता है. नाउ फॉल्टी जीन एंड द इनहेरिटेड जो कंडीशन है उसके कारण हो सकता है. सो जीन में कुछ म्यूटेशन हो गया है, या इनहेरिटेड पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स के नाम दिए हुए. दैट इज़ दी वॉन हिप्पल लिंडाउ, दैट इज़ दी VHL सिंड्रोम. सो VHL सिंड्रोम क्या है बेटा, एक हेरिडिटरी कंडीशन है जो कि नॉर्मली ट्यूमर के डेवलपमेंट में, मल्टीपल ऑर्गन में ट्यूमर डेवलपमेंट के साथ क्या रहता है, ये एसोसिएटेड रहता है. नाउ नेक्स्ट जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. मैंने बताया था आप लोगों को ये कि आपका एक बिनाइन टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी ऑर्गन में स्मॉल मस्से के रूप में क्या होता है, जो ट्यूमर है वो डेवलप होता है, बिनाइन टाइप का ट्यूमर डेवलप होता है.
नाउ थर्ड जो है दैट इज़ दी बर्ट हॉग ड्यूट सिंड्रोम। सो बर्ट हॉग ड्यूट सिंड्रोम भी मैंने बताया था आपका कि ये एक नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है जो कि स्किन में, लंग्स में, आपका किडनी में क्या हो सकता है, वो डिसीज़ कॉज कर सकता है। और जो बर्ट हॉग ड्यूट सिंड्रोम का एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें किडनी डिसीजेस के रिस्क जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जो इसका सिम्टम है ना वो एग्जैक्टली चाइल्डहुड में दिखाई नहीं देता है, एग्जैक्टली जब अडल्ट हो जाते हैं तब उसके बाद ही इसका जो सिम्टम है वो दिखाई देना शुरू होता है। नाउ हेरिडिटरी क्लियर सेल एंड दी पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, सो हेरिडिटरी है, सो पेरेंट से उसका जो म्यूटेटेड जीन है वो चिल्ड्रंस में क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ दीज आर दी फॉल्टी जीन एंड इनहेरिटेड कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द फैमिली हिस्ट्री अगर है तब हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है, अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, थायराइड का कैंसर हो गया है, सो वो मेटास्टासिस होकर के इधर को आ सकता है। रेडियोथेरेपी लिया है कैंसर के कारण से, सो रेडियोथेरेपी जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए लिया है वही रेडियोथेरेपी दूसरे ऑर्गन में रेडिएशन इफेक्ट के कारण जीन म्यूटेशन करता है और एक कैंसर कॉज कर सकता है। हिस्टेक्टोमी के कारण हो सकता है। हिस्टेक्टोमी में एग्जैक्टली जो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो डेवलपमेंट जो है वो अल्टर हो जाता है, जिसके कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से जो ट्यूमर है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है आपका माइल्ड पेन किलर्स। सो माइल्ड पेन किलर्स जो होते हैं एग्जैक्टली एनेस्थियाइडियाज जो होते हैं, एसिटामिनोफेन्स आर देयर, सो वो जो होते हैं नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। सो उसके कारण भी किडनी के मॉर्फोलॉजी में चेंज होने के कारण से कैंसर जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। सो दीज आर दी इटियोलॉजिकल कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द सिम्टम। सो मेन जो सिम्टम दिखाई देगा किडनी ट्यूमर या कैंसर वाले पेशेंट में दैट इज़ द ब्लड इन द यूरिन आएगा, बिकॉज एक्सेस ग्रोथ हो रहा है नियोप्लाज्म का, सो लंप और मास जो है वो किडनी एरिया में डेवलप होगा। अदर जो सिम्टम दिखाई देगा दैट इज़ द टायर्डनेस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होगा उसको, टेम्परेचर हाई हो सकता है, हैवी स्वेटिंग हो सकती है उसको, पेन हो सकता है पर्सन को जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है ना, बिलो द रिब्स जहाँ पर किडनी वाला एरिया है, लॉइन रीजन में। नाउ नेक्स्ट अ जनरल फीलिंग ऑफ पुअर हेल्थ, पर्सन को लगेगा ही नहीं कि मैं हेल्दी हूँ। नाउ हाई ब्लड प्रेशर एंड हैविंग फ्यूअर रेड ब्लड सेल देन दी नॉर्मल, पर्सन को एनीमिया डेवलप होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नाउ अ हाई टेम्परेचर एंड स्वेट कैन बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन डेवलप हो गया है सो ही टेम्परेचर जो है वो होगा और स्वेटिंग उसको डेवलप होगा। सो दीज आर दी सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। सो मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है सबसे पहले। नाउ लैब टेस्ट है बेटा यहाँ पे जिसमें यूरिन एनालिसिस करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है और आपका एग्जैक्टली रूटीन जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो हमको करवाना है। इमेजिंग टेस्ट है जिसके थ्रू आपको जो टाइप ऑफ ट्यूमर जो है वो क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा, कितना बड़ा है उसका साइज़, कहाँ पर है लोकेशन उसका। सो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटेड टोमोग्राफी दैट इज़ द सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज़ थ्रू द एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, किडनी बायोप्सी, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी दैट इज़ द पेट स्कैन जिसमें आप स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राम कर सकते हैं, इंट्रावीनस डाई इंजेक्ट करके एक्सरे फिल्म्स लेना जिसके थ्रू कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ट्यूमर जो है वो हमको पता चलेगा। नाउ चेस्ट एक्सरे करना है, बोन स्कैन करवाना है। सो दीज आर दी लैब टेस्ट। और लास्ट जो है दैट इज़ दी फाइन निडल एस्पिरेशन एंड निडल कोर बायोप्सी करना है ट्यूमर सेल का। सो उससे आपका टाइप ऑफ जो कैंसर सेल है वो पता चलेगा और एग्जैक्टली उसको कैंसर हुआ है या ट्यूमर डेवलप हुआ है वो चीज़ हमको क्या होगा, कन्फर्म होगा। सो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो मिलता है हमको वो थ्रू दी बायोप्सी ही मिलता है। बाकी तो आपके एसोसिएटेड आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू वो सपोर्ट करते हैं आपके रिजल्ट को कि पर्सन को कैंसर हो गया है या ट्यूमर जो है वो क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। सो दीज आर दी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल सेल कैंसर। सो आपका एग्जैक्टली जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है बेटा, है ना, जीन में म्यूटेशन होता है। सो जीन में जब बिकॉज ऑफ द इटियोलॉजिकल कोई भी फैक्टर के कारण क्या होता है, जब जीन में म्यूटेशन होता है सो आपका जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, वो आपके इनएक्टिव हो जाते हैं और ऑन्कोजीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। डीएनए रिपेयर जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑन्कोजीन्स जब एक्टिवेट होते हैं ना, सो आपका ऑन्कोजीन्स है वो कैंसर सेल डेवलप करते हैं, ट्यूमर सेल डेवलप करते हैं। सो ये जीन जब आपके एक्टिवेट होते हैं सो आपका सेल का प्रोलिफरेशन करते हैं एक्सेसिव रेट से और आपका मल्टीपल सेल्स का वो प्रोडक्शन करते हैं जो कैंसर सेल डेवलप हुए ऑन्कोजीन्स जो हैं, और उसके अफेक्ट से सेल में म्यूटेशन के कारण से आपका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लगता है सेल का
और कुछ तो जो होते हैं बिनाइन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपके मैलिग्नेंट होते हैं। और एग्जैक्टली जो सेल डेवलप हुआ है दैट इज़ ऑफ आपका जो बिनाइन हो गया या आपका जो मेटास्टैटिक कैंसर सेल जो क्या हुआ है डेवलप हो गया है। बिनाइन जो है वो पर्टिकुलर इस एरिया में रहता है, मैलिग्नेंट जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। सो एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में, एक मास के रूप में जो नियोप्लाज्म है वहाँ पर हमको दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड दी ट्यूमर सेल या फिर कैंसर सेल हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, सो जो ट्यूमर है, कैंसर सेल जो डेवलप होता है वो एग्जैक्टली जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से, आपका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल के कारण से ही डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट पार्ट। सो फर्स्ट इज़ द रेडिएशन थेरेपी। सो रेडिएशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कैंसर सेल है उसको किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाई एनर्जी रेस के थ्रू। ओके, सो दिस इज़ द रेडिएशन थेरेपी। नाउ नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजिकल थेरेपी है। सो बायोलॉजिकल थेरेपी जो है आपका सब्सटेंसेस जो है वो यूज़ करता है। इस थेरेपी के थ्रू जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट करता है, कैंसर सेल्स से आपका इम्यून सिस्टम क्या करने लगेगा, फिर फाइट करने लगता है। सो आपका बायोलॉजिकल थेरेपी जो है वो इम्यूनोथेरेपी का एक टाइप है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट जो है कीमोथेरेपी है। सो कीमोथेरेपी आर दी ड्रग्स, नॉर्मली इसको हम लोग एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हैं। सो इंट्रावीनस रूट से इसको पेशेंट को दिया जाता है और एग्जैक्टली कैंसर सेल या ट्यूमर सेल जहाँ पर डेवलप हुआ है उसके अगेंस्ट ये एक्ट करता है और उसको किल करता है, नॉर्मल सेल को ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी सर्जरी। सो सर्जरी एग्जैक्टली जो कैंसर पार्ट है किडनी का उसको क्या किया जाता है बेटा, रिमूव किया जाता है। सो आपका ऑपरेशन एक रिक्वायर्ड होता है जो कैंसर ट्यूमर है उसको निकालने के लिए। सो नेफ्रेक्टोमी एक प्रोसीजर है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो नेफ्रेक्टोमी में आपका रेडिकल नेफ्रेक्टोमी है, सिंपल नेफ्रेक्टोमी है और पार्शियल नेफ्रेक्टोमी है। सो पार्शियल जो होता है एग्जैक्टली आपका जो पार्ट अफेक्ट हुआ है उसमें से ही ट्यूमर को रिमूव किया जा रहा है। नाउ सिंपल नेफ्रेक्टोमी भी आपका पार्शियल के टाइप ही होता है। नाउ रेडिकल नेफ्रेक्टोमी जो होता है एंटायर जो एक टाइप का जो किडनी है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर दी सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन। आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है एक टाइप ऑफ थेरेपी है जो कि ट्यूमर सेल को श्रिंक करता है। आप डायग्राम में देखिए आपका आर्टरी जो ट्यूमर को सप्लाई कर रही है ना, उसमें एम्बोलाइजिंग एजेंट जो है वो क्या कर दिया जाता है, इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है और वो जो है एम्बोलाइजेशन कॉज करेगा और उस जगह के ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिसके कारण से जो ट्यूमर सेल है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए और आपका जो ट्यूमर का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, सो एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक पेशेंट को, है ना, और प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए, नेफ्रेक्टोमी के लिए पेशेंट को। सिम्टम के अकॉर्डिंग पर्सन को क्या करना है, हमको ट्रीट करना है और एग्जैक्टली पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चलते रहती तो उसमें बहुत सारे आपके एडवर्स इफेक्ट डेवलप होते हैं। सो उन सिम्टम्स को जो एडवर्स इफेक्ट के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी में एलोपेशिया होता है, हेयर लॉस होता है, नॉशिया वॉमिटिंग रहती है, ईचिंग रहता है बॉडी में, है ना। सो बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है थेरेपी जब चल रही होती तब पेशेंट को अराइज होता है। उन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हमको ट्रीट करना है ना। वॉच करना है हमको पेशेंट को कोई पल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल, लीवर डिसफंक्शन तो डेवलप नहीं हुआ है ना। लैब टेस्ट को हमको मॉनिटर करते रहना है ताकि आप देख सको कि एनीमिया तो नहीं हो गया है, पॉलीसाइथीमिया दैट मीन्स आपका आरबीसी काउंट बढ़ तो नहीं गया है, अब नॉर्मल ब्लड वैल्यू तो नहीं है ना। मॉनिटर करना है पेशेंट का पेन का डिग्री को, है ना, और आपका एनाल्जेसिक्स जो आप दे रहे हैं वो उसको काम कर रहा है कि नहीं, उतना इफेक्टिव है कि नहीं ना। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है आपका इफेक्ट जो है रेडिएशन थेरेपी का, ये जो कीमोथेरेपी या ड्रग थेरेपी चल रही है उसका इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, तभी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहता है, पेशेंट कंटिन्यू नॉशिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो पेशेंट कभी कभी अनविलिंग हो जाते हैं थेरेपी को अडेप्ट करने के लिए। सो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या आपका यूज़फुल इफेक्ट है ये थेरेपी लेने से, कैसे कैंसर ट्रीट हो जाएगा ना। एनकरेज करना है पेशेंट को कि एक्सप्रेस करे वो अपने एंग्जाइटीज़ को और फियर को, है ना, और आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को हमको क्या करना है, मैनेज करना है। सो दिस इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट। Now last is the prognosis. So follow-up care after treatment for the kidney cancer is important. Even when the cancer seems to have been completely removed or destroyed, the disease sometimes returns because cancer cell can remain hidden elsewhere in the body after treatment. The doctor monitors the recovery of the person treated for the kidney cancer and checks for the recurrence of the cancer. Checkups helps ensure that any changes in the health are noted. The patient may have lab tests
चेस्ट एक्सरेज एंड सिटी स्कैन और अदर टेस्ट। सो आपका पर्सन का प्रोग्नोसिस अगर तो गुड रहता है, क्योंकि आपका अगर पर्सन को एक ही किडनी में ट्यूमर डेवलप हुआ है सो वो दूसरा किडनी जो रहता है वो नॉर्मल रहता है और दूसरे किडनी का फंक्शन को वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। सो आपका फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद ही, सर्जरी के बाद भी अगर टोटली हमने रिमूव कर दिया, कहीं ना कहीं अगर एक सेल का लेयर भी छूट जाता है बॉडी के अंदर में, सो एक सिंगल सेल काफ़ी होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, और फिर से वो नए जगह पे या फिर उसी जगह पे नया कैंसर सेल या ट्यूमर को क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। सो आपको कंटिन्यूसली चेकअप और फॉलोअप की ज़रूरत होती है, एक्सरे सिटी स्कैनिंग की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू आप डायग्नोज कर सको कि कहीं और तो कैंसर डेवलप हुआ नहीं है। कैंसर एक, चाहे वो किडनी का हो चाहे बॉडी में किसी ऑर्गन का हो, एक बार अगर हो गया सो अगर एक सेल भी वहाँ रिमेनिंग रह गया है तो चांसेस जो है कैंसर होने के अदर ऑर्गन्स में या फिर उस सेम ऑर्गन में होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो आपका मेन जो प्रिवेंशन है दैट इज़ दी फॉलोअप करते ही रहना है ना, और आपका मेजर जो कॉजेस है उसको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको अपना लाइफस्टाइल को क्या करना है, जीना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी किडनी कैंसर या फिर किडनी ट्यूमर।